नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। दुनिया भर में कोरोना का कहर है और देश में लॉकडाउन है। हर जगह कोरोना कोरोना का शोर है, लेकिन इस कोरोना के बीच कई ऐसी खबरें हैं जिसका जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लंबे समय से 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ा फैसला आया जिसके मुताबिक यूपी सरकार ने जो तय किया था वो बिल्कुल सही है। यानी 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर अब सब कुछ साफ साफ है। लेकिन इस साफ तस्वीर के पीछे की धुंध को समझने की कोशिश आओ आज इस खास कार्यक्रम के जरिए करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठतम सहयोगी एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक खबर रिपोर्ट के जरिए पहले आप समझ लीजिए कि मामला था क्या। बीते एक साल से कभी सिंगल तो कभी डबल बेंच वाली अदालत में अंगड़ाई ले रहा 69,000 शिक्षक भर्ती का ऊंट आखिरकार 60-65 कटआउट की करवट बैठ ही गया। तमाम वकील और दलीलों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश सरकार के तय मानक को सही मानते हुए आदेश दिया है कि इस भर्ती का कट ऑफ 60-65 ही होगा। कोर्ट ने कहा कि 3 महीने में इस भर्ती की प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए। आज अपने आदेश में हाईकोर्ट ने सरकार के साथ साथ बीएड कैंडिडेट्स को भी एक बहुत बड़ी रिलीफ देते हुए सिंगल जज के ऑर्डर को ओवरटर्न करते हुए यह होल्ड किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित 60-65 कट ऑफ पर ही की जाएगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में अपने भोला प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में जो निर्देश दिए थे कि यह भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द और 6 महीने के अंदर पूरी करनी है, इसका भी सरकार को पूरी तरह से पालन करना होगा। इस फैसले के फंसाने में जहां बीटीसी, बीएड, खेमे में खुशी की खुमारी है, वहीं शिक्षा मित्रों के सामने एक बार फिर भविष्य की चिंता का सवाल खड़ा हुआ है। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षा मित्रों की हुंकार है कि अभी तो और लड़ाई है। दस्तक अब देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर दी जाएगी। नौकरी, भर्ती, रोटी, रोजगार का मुद्दा राजनीति के लिए बेहद मुफीद रहा है। 69,000 की शिक्षक भर्ती में जो मामला 4,10,000 अभ्यर्थियों से जुड़ा है, सियासी दल भी इस फैसले की अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा इस बात को अपनी सहमति दी गई कि जो पक्ष था सरकार का कि पूर्णांक 65% हो या जो नंबर है वो 97 हो जनरल कैटेगरी के लिए, और जो अनुसूचित कैटेगरी के लिए है वो 60% या पूर्णांक 60% या नंबर 90 हो। तो उस तथ्य को माननीय न्यायालय के द्वारा आज अपनी सहमति प्रदान की गई है और इससे जो रिक्त पद होगा उसको जल्दी भरने में सरकार को सहायता मिलेगी। चूंकि अब कोर्ट का फैसला आ गया है तो अब उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि शिक्षा मित्रों को कैसे वो सम्मान दे, कैसे शिक्षा मित्रों को भी एडजस्ट करे। शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि को सरकार को बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए और हो सकता है कोई रास्ता निकाल सके तो सरकार निकाले। आज हाईकोर्ट का निर्णय आया है, हम हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ हम इस सरकार से भी कहते हैं कि शिक्षा मित्रों का ध्यान रखें, उनको न्याय दें, क्योंकि कहीं ये ना हो पहले की तरह वही शिक्षा मित्रों को फिर से अपने सर्व महिलाओं को मुंडाने पड़ जाएं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकारें न्याय नहीं कर रही हैं। बहरहाल 69,000 शिक्षक भर्ती पर फैसला तो आ गया, लेकिन शिक्षा मित्र अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कर रहे हैं। इसलिए सवाल ये है कि अब आगे क्या अभी और तारीख, वकील और दलीलों के दरमियान चलेगा 69,000 शिक्षकों की भर्ती का ये दंगल। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार के फैसले पर मोहर लगाई। 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर 60 और 65% मानक तय किया गया है, लेकिन थोड़ा इसे भी समझ लीजिए। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए
5 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। 6 जनवरी 2019 को 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 4,10,440 लोगों ने परीक्षा दी। लेकिन अब आगे क्या, इस पर बात होगी, क्योंकि फैसला आ तो गया। शिक्षा मित्रों के लिए क्या है इस आदेश में, या शिक्षा मित्र आगे क्या करेंगे? हमारे साथ दो खास मेहमान फिलहाल जुड़ रहे हैं। उमा देवी जी शिक्षा मित्र हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। अभय सिंह याचिकाकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी पहले से हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। ये धुंध हटी है या फिर आगे कुछ और लड़ाई दिख रही? क्योंकि शिक्षा मित्रों ने जो इशारा किया है, वो इशारा क्या कहता है? देखिए, इस पूरे मसले को दो अलग अलग स्तरों पर देखा जाना चाहिए। ये घालमेल से कुछ नहीं हासिल होगा जी। 100 साल मुकदमा लड़िए तब भी। और जो लोग इसकी घालमेल में व्याख्या कर रहे हैं, वो सटीक व्याख्या नहीं कर रहे, वो न्याय नहीं कर रहे किसी पक्ष के साथ। एक दृष्टिकोण जिसको आज हाईकोर्ट ने प्रस्तुत किया, जो सरकार का रुख था, सरकार का निर्णय था, उस पर मोहर लगाई हाईकोर्ट ने जी। वो भी ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए था, क्यों नहीं हो। मैं इस बात के पक्ष में था जो आज हाईकोर्ट ने कहा, डबल बेंच ने, उसने कहा कि योग्यता का सम्मान होना चाहिए, योग्यता के अनुरूप ही भर्ती होनी चाहिए। ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला भी दिया हाईकोर्ट ने। इसलिए यह निर्णय अच्छा है। धुंध छटी, लाखों अभ्यर्थियों का जो संघर्ष था, उसको एक स्थायी पड़ाव मिला, एक समाधान की ओर का रास्ता खोला, सरकार के हाथ खुले। हाईकोर्ट ने एक समय सीमा दी है कि इतने दिन के भीतर इस प्रक्रिया को निपटा के बताइए, तो सरकार के ऊपर एक कानूनी बाध्यता भी बनती है जी। ये एक पक्ष है इसका। दूसरा पक्ष है शिक्षा मित्र, जो इसमें नौकरी पाएंगे 69,000 में, वो भी उत्तर प्रदेश के संतान, और जो शिक्षा मित्र है वो भी उत्तर प्रदेश की संतान। एक शरीर के दो हाथ या एक देह की दो आंखें, उसमें मैं अंतर नहीं करता। एक ही परिवार में ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा या बच्ची शिक्षा मित्र हो, दूसरा इस कैटेगरी में आ रहा हो जी। 60-65% वाला जो कट ऑफ है। कैसे अंतर कर दें? मां के लिए तो दोनों समान, पिता के लिए दोनों समान। तब सवाल उठता है कि शिक्षा मित्रों का क्या हो? वो भी एक बड़ी संख्या है, उनके साथ भी पीड़ा का एक लंबा संघर्ष है। उनके लिए मैं आज पहली बार नहीं बोल रहा, और इस विषय पर भी मैं भर्ती और बेरोजगारी के विषय पर भी पहली बार टीवी के सामने नहीं हूं। बरसों बीत गए, बरसों। उनके लिए भी मैं लगातार सरकारों से कहता हूं, आज फिर कहता हूं, यह अवसर है, एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि जितने शिक्षा मित्र भर्ती हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना न करिए, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको दूसरे रास्ते खोजने से भी नहीं रोकता। दूसरे रास्ते खोजे जा सकते हैं जी। वो अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है। मैं कहूंगा, इस समस्या का स्थायी समाधान करिए। शिक्षा मित्रों को याद होगा, एक दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उस कमेटी के लिए भी मैंने लड़ाई लड़ी थी। दिनेश जी से उस पर आरंभिक तौर पर बात भी हुई थी। उन्होंने भी इच्छा सहमति जताई थी कि हाँ, अमिताभ जी को रास्ता निकालना चाहिए। रास्ते हैं, निकाले जा सकते हैं, निकाले जाने चाहिए। लेकिन यह कहते हुए भी मैं आज के निर्णय को की सराहना करूंगा।
और जब एजी नहीं जा रहे थे लखनऊ बेंच में, बार बार तारीख पड़ रही थी, तब भी मैंने नाराजगी जताई थी और मैंने कहा था कि एजी को जाना चाहिए, टैक्स पेयर का पैसे से उनको तनख्वाह मिलती, भाई क्यों नहीं जाते, बच्चों को याद होगा। इसलिए दोनों तस्वीर अलग हैं, उनको घालमेल मत करिए। और क्यों शिक्षा मित्र और क्यों ये 69,000 में गैर शिक्षा मित्र कैटेगरी के बच्चे, यही क्यों, बीपीएड वाले हैं, अनुदेशक हैं, तमाम तरह के बच्चे हैं जो भटक रहे हैं। 2007 और 8 की भर्ती लटक रही है। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं जहां इतनी अटकती हो, लटकती हो, भटकती हो भर्ती हो, तो बता दो एक भर्ती मुझे ऐसे बता दो जो 180 दिन में होकर निपट गई हो। एक भर्ती बता दीजिए, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूं। कुछ बाबुओं की करामात, बाबू उत्तर प्रदेश में माशाअल्लाह ऐसा घोर माठा कर देते हैं कि चीजें उलझ जाती हैं। और एक बात मैं अपने बच्चों से भी, साथियों से भी कहूंगा, चाहे अभय सिंह हो, चाहे उमा देवी हो, कोई हो, उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है उसकी भी अदालतों में बड़ी भारी रुचि हो गई। इधर विज्ञप्ति निकली नहीं, उधर रिट पिटीशन टाइप होना शुरू। चल इलाहाबाद, मेरे पास आते हैं, सारे बच्चे आते हैं, शिक्षा मित्र भी, अनुदेशक भी, बीपीएड भी, बीटीसी वाले भी, बीएड वाले भी, सभी आते हैं। आपस में थोड़ा बहुत संघर्ष भी करते हैं, लेकिन मेरे पास उतने ही प्रेम से आते हैं और 500-500 पन्नों की फाइल लेके आते हैं। जवाहरलाल जी के समय ये आदेश डीओ जारी हुआ था, फलाने के समय में ये जीओ जारी हुआ था। मैंने कहा भाई तुम वकील हो जाओ, मास्टरी छोड़ो। कंधे पे झोला, झोले में 500 पन्ने। बताइए, ये रास्ता भी ठीक नहीं, ये रास्ता भी ठीक नहीं उत्तर प्रदेश के लिए। मैं बार बार कहता रहा हूं और जोखिम उठा के कहता हूं, क्योंकि जो मुकदमा करता है उसको मेरी बात खराब लगती है। लगे सारी भर्तियां मुकदमों में फंसा दोगे तो नौकरी कब करोगे? 60 साल की उम्र बीत जाने के बाद नौकरी मिलेगी क्या? मैं अभय सिंह से बात शुरू करूंगा। ये याचिका करता थे अभय सिंह। आज के निर्णय के बाद अब आगे क्या? जी सर, आगे सर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया जाएगा जी। और जो भर्ती की प्रक्रिया है वो सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि उस प्रक्रिया को पूर्ण करें और 60-65 कट ऑफ पे भर्ती पूर्ण करें। सर हम तो हमेशा से ही योग्य शिक्षा के पक्ष में रहे और सरकार के बनाए या लगाए गए 60-65 कट ऑफ का समर्थन करते रहे सर। और आगे की जो भी प्रक्रिया है सरकार के द्वारा पूर्ण की जाए, इसे हमारी यही 60-65 पास अभ्यर्थियों की मांग है। और हम आज के फैसले का सर स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का और जो भी शासन प्रशासन के अधिकारी हैं सबका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया अपने R9 चैनल का। अरे बच्चा ठीक है, ये तो मैंने जोड़ दिया, सबका धन्यवाद। जी सर। कहो तो शिक्षा सचिव भी उसमें जोड़ दे जिनको भूल गए हो, ताकि बिल्कुल मामला फिट रहे हैं। मान लो कोई चुनाव में लड़ना पड़े तो तैयारी पूरी रहो हैं। क्षेत्रीय संगठन मंत्री का भी नाम ले दिया करो बीजेपी के हैं। टिकट बांटने में उन लोगों की बड़ी भूमिका होती, नवीन जी जानते हैं। नहीं सर, किसी पार्टी अच्छा है बेटा सर, किसी पार्टी ठीक है, अच्छा अब ठीक है। अरे भाई कभी कुछ हल्की बात भी कहेंगे कि हर वक्त लड़ाई लड़ते रहेंगे बहस में, ठीक है। उमा देवी, नहीं सर, ठीक है। उमा देवी जी सर, आज के फैसले के बाद जी आगे क्या? जो सवाल अभय से वही आपसे। सर अभी भी हमें सरकार से अपेक्षाएं हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का आदेश जारी हुआ है, सम्मान सभी को माननीय न्यायालय का करना पड़ता है। कोई ऐसा भारत का नागरिक नहीं है जिसे कि माननीय न्यायालय का सम्मान न करना पड़े। ठीक बात। लेकिन दर्द वो है सर कि आज 55 साल, 56 साल, 60 साल के करीब यहाँ तक कि जहाँ के अभय सिंह जी बोल रहे हैं
वहीं की देवरिया की बहन गीता, वो रिटायर भी हो गई, उसके रिटायरमेंट को लेकर काफी पेच फंसे। शिक्षा मित्र वो अगना प्राणी हो चुका है जो अपनी आजीविका के लिए तरस रहा है सर। और 1700 लाशों के बाद जो माननीय संवेदनाएं थी सर हमारे शिक्षा मित्र परिवार के लिए, क्या कहें किसी को भी, आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं, एक शोक संवेदना नहीं सरकार ने व्यक्त की हमारे भाई बहनों को। और 1700 लाशों के बाद जो अनाथ हुए बच्चे हैं सर, आज भी वो रोटी के लिए तड़प रहे हैं। क्या हम भारत के नागरिक नहीं थे? जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात कर लें या विपक्ष की बात कर लें, सभी ने हमारे साथ सर खिलवाड़ किया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने हमारे हित को पहले देखा हो कि हाँ इनकी आजीविका चलती रहे, इनका जीवन यापन चलता रहे। ये आज सर हमारे साथ साथ हमारे बाल बच्चे भी सर अनाथ हो गए। सोचिए, आजीविका के लिए आज हम तड़प रहे हैं तो हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा बाधित हो गई, हमारे बच्चे रोटी के लिए तड़प रहे हैं सर। और यहाँ तक कि समाज में हमें हे दृष्टि से देखा गया। तब मैं मुंडन के लिए सर इको गार्डन में पूरे साल में धरना लगा के खड़ी हो गई। और मैं जितने भी मीडिया बंधु हैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगी। आप लोगों ने वो सम्मान दिया कि एक एक आवाज की गूंज पूरे सदन से लेकर के सत्ता के गलियारे तक की आप लोगों ने हमारी आवाज को उठा करके एहसास कराया। उमा देवी, मुझे याद है मैंने जब आप ये मुंडन वाला मामला आया था तब भी मैं एक दूसरे चैनल में था, उसके मंच पर आपसे मिला था, तब भी मैंने आपकी पीड़ा को देश के सामने रखा था, मुझे याद है। जी 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 सर जी। और सर कष्ट इतना है कि क्या हमारे लिए भगवान के भी दरवाजे बंद हो चुके हैं जो हमें बार बार न्याय की गुहार। सर मैं खुद सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंची हूँ 1,24,000 की बात को लेकर के, और वहां भी हमें पुनः सरकार के लिए ही भेजा गया कि हम सरकार के पास पुनः आपको भेजते हैं। तो हमें तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। और मैं आपके माध्यम से देखो भाई उमा देवी, ठीक है उमा देवी, मैं एक टिप्पणी, उमा जी एक मिनट, एक टिप्पणी करके मैं नवीन श्रीवास्तव के पास जाऊंगा। चूंकि हमारे पास राय है, उनके पास समाधान है, वो सरकार है। एक टिप्पणी आप लोगों के लिए करूंगा। अगर आप लोगों को ये लगे कि नहीं अमिताभ अग्निहोत्री ने हमारी लड़ाई में थोड़ा बहुत भी योगदान कभी दिया हो, तो मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचना। और भाई नारेबाजी करनी है तो फिर स्वतंत्रता ही देश में, कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी तो कोरोना के चलते धारा 144 लगी है तो गिरफ्तारी हो जाएगी, उसके बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और सुप्रीम कोर्ट नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी जाओ भाई, सबको आजादी है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं समझदारी की, जितनी बुद्धि मेरे पास है, जितना ज्ञान, जितना आप लोगों को अपना केस पता है, उतना ही मुझे याद है आपका केस। सारे जीओ डीओ शासनादेश और सारे आदेश मेरे जहन में हैं, मुझे गूगल की जरूरत नहीं। इस डबल बेंच के निर्णय के विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपके पास अधिकार है। 6 महीना इस भर्ती को डिले भी करवा देंगे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वह निर्णय नहीं आने की उम्मीद दिखती मुझे जिस निर्णय से इस भर्ती में आपके लिए रास्ता खुले। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वो अदालत है जिसने आपके बारे में एक निर्णायक जजमेंट दिया था, जिसने बाद की सरकारों के हाथ और पांव बांध दिए। दूसरे रास्ते हैं, दूसरे समाधान के रास्ते हैं, जिसका मैंने उल्लेख किया। आप लोगों को तो याद है, दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, एक रास्ता निकलने जा रहा था, फिर बीच में अटक गया। वो तो संभव है। बाकी मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का माइंड तो उसके उस मैराथन जजमेंट में था ना। वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है, देखना आपकी मर्जी है, आप लोगों की। नवीन श्रीवास्तव जी, एक तो अच्छी बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई योग्यता का सम्मान करिए और शासन को यह अधिकार है कि वो अपने कर्मचारियों के लिए भर्ती के मानक तय करें। बेसिक चीज सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडोर्स की, हाई कोर्ट ने सॉरी, वो ये की कि नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह नियुक्ति की प्रक्रिया के दिशा निर्देश तय करे। एक दूसरा, उसने कहा कि योग्यता का सम्मान होना चाहिए, उसके अधीन ही कोई भी भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा जाता है। ये ठीक है, आपकी सरकार का पक्ष विजेता हुआ, उस पर मोहर लग गई। एक तो ये कि अब इन बच्चों को कितनी जल्दी यथाशीघ्र
नौकरी का सर्टिफिकेट मिल सकता है। इसमें कोरोना मत बताइएगा, ये ऑनलाइन चला जाएगा। जब इतना काम ऑनलाइन हो रहा है तो बच्चों के नियुक्ति पत्र भी ऑनलाइन भेज चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं, कंप्यूटर तो चल ही रहा। दूसरा, ये जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, ठीक है, हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप छोड़िए एक पल को लिए, ये बच्चे तो हमारे ही हैं। इनके लिए हमारे पास क्या है, ताकि इनका जो भी जीवन काल है शिक्षा का, अभी स्कूल में पढ़ाने का जो भी टेन्योर शेष है, जितने भी शिक्षा मित्र हैं, कुछ तो रिटायर हो गए, कुछ रिटायर होने की दहलीज पर हैं, जो बच्चे हैं उन वो सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। नवीन भाई। अमिताभ जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां थी, या तो वो हाईकोर्ट से निरस्त हो चुकी थी या हाईकोर्ट में लंबित थी। और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को यहां तक कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में भर्ती आयोग एक जाति विशेष के आयोग बन गए हैं। इस प्रकार की टिप्पणी हाईकोर्ट को करनी पड़ी थी। हमारा यह निर्णय था कि योग्य प्रत्याशियों का योग्यता के आधार पर चयन हो, उनको जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर, प्रभाव के आधार पर उनका सिलेक्शन न हो। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगातार इस दिशा में काम किया। यह जो निर्णय आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आया 69,000 शिक्षकों से संबंधित, उसमें उच्च न्यायालय ने सरकार के स्टैंड को सही माना और एक निर्णय दिया। और हमारी यह कोशिश होगी कि सरकार ने जो हाईकोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं कि इनके इतने दिन के अंदर आपको भर्ती सुनिश्चित करनी है, हम कोरोना की सारी परेशानियों के बावजूद यह प्रयास करेंगे कि इन 69,000 जो शिक्षक उसमें पात्रता पाए हैं उनकी हम नियुक्ति करें। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, हमारे जो शिक्षा मित्र भाई बहन हैं उनकी समस्या आपने भी बहुत बार प्रमुखता से उठाई। कई बार मुझको भी सौभाग्य मिला आपके साथ चर्चा में बैठने का, और ये जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन इनके साथ भी चर्चा करने का। हमारी सरकार ने जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का था कि इनको टीचर से वापस करके शिक्षा मित्र बना दिया गया, और शिक्षा मित्र का मानदेय 3500 रुपए था। लेकिन इनकी समस्याओं को, इनकी जीविका को, इनके परिवार की जीविका को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इनके मानदेय को पहले बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया। और लगातार कई स्तरीय बात, दिनेश शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कई बार इनके प्रतिनिधि मंडलों से बात की। लेकिन एक चीज मैं बड़े अफसोस से कहना चाहूंगा, शिक्षा मित्रों के कई एसोसिएशन हैं और कभी ये एकमत नहीं हो पाए। मैं कई विषय ऐसे जानता हूं कि जब ये लोग किसी बड़े अधिकारी के यहाँ या मंत्री के यहाँ वार्ता के टेबल पर आए तो इनकी अलग अलग विचारधाराएं थी, अलग अलग बातें थी। क्यों जी क्या जो हमारे शिक्षा मित्रों के एसोसिएशन है, एक बार आपस में मिल बैठे, एक अपनी कार्य योजना बनाए और सरकार के पास आए। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार कल्याणकारी सरकार है। हमारी सरकार में किसी को भी अगर कष्ट है, किसी को भी दिक्कत है, तो वह पूरा करने के लिए ही हम सरकार में है। हम अपना खजाना भरने के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं बैठे हैं, हम हर व्यक्ति के दिक्कतों को हल करने के लिए बैठे हैं। आप अपनी एक टीम बनाइए, सारे आपके 6-7 जो एसोसिएशन में बैठे, एक राय बात करके ठीक बात है। नवीन ठीक है। उमा देवी जी, नवीन जी ने जो बात कही अंत में, उस पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मौजूदा सरकार के सर्वोच्च स्तर से साल भर पहले की बात होगी मेरे ख्याल से, एक अवसर आया, 8-9 महीना 10 महीना साल भर की बात होगी, समय याद नहीं, और एक प्रस्ताव पर विचार हो रहा था और मुझसे कहा गया कि अमिताभ जी, आपकी बात का प्रभाव है शिक्षा मित्रों में भी, आप सबको राजी कर लेंगे। मैंने कहा कोशिश करता हूं। 2-4 नेताओं से बात भी हुई, मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई अफलातून, कोई कुछ, कोई बात कह रहा, कोई बात कह रहा, कोई कह रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक लड़ेंगे। तो मैंने भाई खेत बेचो और लड़ो, फिर मुझे बरी करो, मैं छोटा आदमी हूं, मैं तो इतना जानता नहीं। मैं बात किया था, सरकार ने मुझसे कहा था कि आप कोशिश कर लीजिए एक बार, अगर सब लोग राजी हो जाए तो चलिए। ये मैं प्रस्ताव का खुलासा यहां नहीं करूंगा। तो कुछ लोग ये और कहने लगे कि बताइए अमिताभ जी सरकार की परोकारी कर रहे हैं, कह रहे इतने पे मान जाओ, हम लोग तो कह रहे हैं कि पूर्ण अधिकार लेके रहेंगे।
तो मैंने कहा भाई मेरी शुभकामनाएं, हृदय से खूब लड़िए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उमा जी, उमा जी आपसे पूछ रहा हूं। सर एक मेरी अपील है जी कि चाहे जितने मत हो, चाहे जितने जी सर, मैं आपसे एक अपील करूंगी सर, इस मीडिया बंधुओं के माध्यम से या इस मीडिया चैनल के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री जी किसी संगठन का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जब 1700 लाशें सर उठ रही हैं, अभी हमारे सर सामने बैठे हुए नवीन सर कह रहे हैं कि हम झोली भरने के लिए नहीं बैठे हैं। सर 1700 लाशों में कितने पैसे आपने उन अनाथ बच्चों को दिए, जरा सा इसका आप एक बार कोई व्याख्यान कर देंगे मीडिया बंधुओं के सामने? आप अपनी झोली भरे हैं, लेकिन उन अनाथ बच्चों के लिए क्या आपने रोटी की व्यवस्था की? कि जो अनाथ 1700 लाशें शिक्षा मित्र का जब सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर निरस्त हुआ था उसके बाद लाशें उठनी शुरू हुई। मेरी अपील है सर, गुजारिश है, मैं वही उमा देवी हूँ तो पूरे साल इको गार्डन में इतना तांडव बीजेपी सरकार के समय में प्रशासन द्वारा किया गया, फिर भी मैं अडिग रही अपने उस चुनौती के लिए कि मैं 7-7, 8-8 दिन बरसात में मैं खड़ी रही हूँ। उस इको गार्डन में लबा भरा रहता था, पूरे ठंड काटे, मैं पूरी बरसात काटी, पूरी गर्मी मैंने काटी, और केवल मुझे पूरा आश्वासन मिला था हाई पावर कमेटी को बना करके। क्या हाई पावर कमेटी का निर्णय 2 साल में नहीं आया करके? क्या हाई पावर कमेटी का निर्णय 2 साल में नहीं आया? उमा देवी एक मिनट रुकिए, नवीन श्रीवास्तव से आपने पूछा है वो उत्तर दे रहे हैं। एक मिनट रुकिए उमा देवी। नवीन जी देखिए उमा जी, मुझको नहीं लगता है, बुरा मत मानेंगी, इनको अपने शिक्षा मित्रों की समस्या हल करने से ज्यादा इंटरेस्ट है कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ बोलने का। मैंने अभी कहीं ऐसी कोई बात नहीं की सरकार झोली भरने के लिए बैठी है, सरकार न्याय करने के लिए बैठी है। आपकी जरूरत नहीं, सुन लीजिए जरा, आप राजनीतिक भाषा मत बोलिए, आप राजनीतिक उमा भी रुकिए भाई, आपने बोला, उनको उत्तर देने दीजिए ना, उनका उत्तर सुनिए ना। हम आपकी बात को गंभीरता से सुन के हम प्रयास में हैं, क्योंकि यहाँ पे आप उमा देवी के रूप में नहीं बैठी हैं, आप कई लाख शिक्षा मित्रों के परिवारों के प्रतिनिधि के रूप में बैठी हैं। आप राजनीतिक बात ना करें। सरकार या अमिताभ जी या सारे लोग आपके शुभचिंतक हैं, आपकी समस्याएं हल हो, आप लोगों की दिक्कतें दूर हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मैंने सिर्फ ये अनुरोध किया कि आपके जो विभिन्न संगठन है वह एक मत हो जाए। क्या हुआ पहले या छोड़े, एक मत हो जाए, एक फार्मूला बनाए, हम उस पर विचार करने को, उसको लागू करने के लिए तैयार है। लेकिन अलग अलग संगठन की अलग अलग बातें, जो मैंने बातें कही वही अमिताभ जी ने भी मेरे पास प्रत्यक्ष अनुभव है, अच्छे शब्दों में कहा जो है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको गंभीरता से लीजिए, इसको राजनीतिक कलेवर मत दीजिए। मुझको बहुत ठीक से पता, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन 2019 के चुनाव के पहले कई लोगों ने, आप ही के संगठन के लोगों ने कुछ राजनीतिक दलों के बहकावे में आके इसको कई प्रकार का रूप देने की कोशिश की। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप राजनीतिक दलों के खिलौना न बने, अपनी समस्याओं तक केंद्रित रहें। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आपकी हर समस्या को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पहले आपको एकमत होना पड़ेगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा, उसके बाद अभय के पास चलूंगा, वो काफी देर से खामोश है, बीच में ब्रेक भी है। उमा जी, जब नौकरी चाहने वाले अभ्यर्थी, उनके बीच से कुछ लोग कुर्ता पजामा पहनने लगे, कलफ लगा, तो उनसे सावधान हो जाइए। विद्यार्थी का, अभ्यर्थी का वो चरित्र नहीं है। मुंह में पान, उंगली में चूना, बलेरो गाड़ी, सफेद कुर्ता पजामा और लेटर हेड गाड़ी के पीछे, और गाड़ी पे लिखा फला संघ के फला महामंत्री। ये काम नहीं है। ये काम है क्या? ये काम नेताओं को करने दीजिए भाई। इतनी मर्यादा तो रखनी होगी। और जहां गली बंद होती हो वहां यह देखना चाहिए कि थोड़ा पीछे हटके क्या कोई अगल बगल से गली है जहां से हमारी गाड़ी निकल सके। और जो लोग आपको ये समझाते हैं, मैं बहुत दुख से कहूंगा कि नहीं नहीं यही गली खुलेगी, संघर्ष हमारा नारा है, उनके नारों की तासीर आपने देख ली ना इतने वर्षों से। ये 69,000 का लफड़ा तो अभी का है, आपका संकट तो लंबा है, पुराना।
क्या क्या कर किया उन नेताओं ने आप लोगों के लिए? क्या किया? कोई राहत दिलवा पाए? नहीं। मैं सबके चेहरे जानता हूं। आप जितनी मुखरता से अपनी बात नहीं कह सकती, उससे ज्यादा मुखरता से मैंने सरकार से आपकी बात वैसे आमने सामने बैठकर की कई बार कि भाई कुछ करो, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? मैं उस बात को यहां खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन बात सच है। जी। राजनीतिक दलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो परिस्थितियां बनी हैं, विधाता ने जिन परिस्थितियों का निर्माण किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में तो किसी का हाथ नहीं था, न कांग्रेस, न भाजपा, न सपा, न बसपा। सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर किसका दबाव, और उनके निर्णय के ऊपर कौन जा सकता? तब तो कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा ना। और दूसरे रास्ता खोजने पर आपके संघों के बीच में बड़ी भारी मतभिन्नता है, बड़ी भारी मतभिन्नता है। आइंस्टीन को भी बैठाल दें तो एक सर्वसम्मत फार्मूला नहीं खोज पाएगा आपके संघों के रहते। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करिए। एक ब्रेक पे जाना चाहते हैं पंकज जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दूसरा रास्ता और भी कई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि तकरीबन भर्ती प्रक्रिया ये लटकी रही 1.5 साल, और 1.5 साल में कई मंचों के माध्यम से कई बार खुद अमिताभ जी ने भी इस मुद्दे पर बात की है। लेकिन वो दूसरे रास्ते क्या हैं, किस तरीके से शिक्षा मित्रों का यहां पर साथ दिया जा सकता है, उनका भी सम्मान किया जा सकता है। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 135 करोड़ आबादी के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहा है। आपदा की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में रह रहे अपने प्रत्येक नागरिक की पूरी सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। सभी राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों, श्रमिकों एवं युवाओं को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। इसीलिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करके सूची बनवाई जा रही है, जिसमें उनका नाम, पता, टेलीफोन नंबर एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट का अंकन कराया जा रहा है। आपसे विनम्र अपील है कि अपना धैर्य बनाए रखें, जो जहां है वहीं रहे, पैदल यात्रा न करें। उत्तर प्रदेश सरकार आपकी सुरक्षित वापसी के लिए चरणबद्ध व्यवस्था कर रही है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आओ बात करें कार्यक्रम के जरिए 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हुआ है या फिर कुछ धुंध अभी बची हुई है। शिक्षा मित्रों के तल्ख तेवर को देखते हुए इसी पर चर्चा हो रही है। अमिताभ जी के पास सीधे हम चल रहे हैं। अमिताभ जी प्लीज। मैं इस पर क्या कहूं, मैं तो अभय के पास चलूंगा जी। अभय, अब रास्ता साफ है जी सर, कि अभी भी कोई संकट? सर जो 69,060-65 कट ऑफ पे पास हैं, उनकी तरफ से तो रास्ता एकदम साफ है। बस शिक्षा मित्रों की तरफ से आगे क्या है, इनके मन में, इनके जो संगठन है, कई संगठन हैं, वो आगे क्या रणनीति बनाते हैं, आगे किस मोड़ पे ले जाते हैं इस भर्ती को, ये सर अभी साफ नहीं है। कई जगह अबे आपको रोकूंगा, अबे आपको रोकूंगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। दिनेश जी, एक बड़ा फैसला आया, करीब 4 लाख लोग इस फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे लंबे अरसे से। एक लंबा संघर्ष भी किया उत्तर प्रदेश के युवाओं ने। सुप्रीम हाई कोर्ट ने सरकार के निर्णय को मंजूरी दी, अपनी स्वीकृति दी, अच्छी बात। अब आगे ये प्रक्रिया जल्दी से जल्दी कितने समय में पूरी हो सकती है, ताकि इन जो बच्चों को नियुक्ति पत्र मिल जाए? माननीय न्यायालय का निर्णय आया है जी। जाहिर सी बात है, कोई भी निर्णय न्यायालय का होता है तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर विचार विमर्श
सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा होता है, परीक्षण होता है उसका। तो परीक्षण के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा इस पे इसका अमल में लाने का काम सरकार करेगी। सरकार की नीयत है कि जो खाली पद हैं वो जल्दी से जल्दी भरे जाए और पठन पाठन की प्रक्रिया में जो खामी है उसको हम दूर करने में सफल हों। जी, आज मैं मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट देख रहा था इस निर्णय के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं निर्णय का और जल्दी ही अध्यापकों को उनके नियुक्ति पत्र देके स्कूलों के लिए रवाना करेंगे। निश्चित रूप में निर्णय आया है तो निर्णय को हम अमल करके जल्दी से जल्दी इसको क्रियान्वित करने के लिए सरकार तत्पर रहेगी। और मुझको लगता है कि लंबे अरसे से इसकी प्रतीक्षा थी और सरकार की बाकी तैयारियां तो पहले से थी। अब निर्णय आ गया है तो ये खाली पदों को भरने में सरकार को सहायता मिलेगी जल्दी। जी दिनेश जी, एक इस मसला खड़ा होता है शिक्षा मित्रों का। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसके चलते उनका भाग्य बदला, प्रारब्ध बदला, वो परिस्थितियां हम लोगों ने देखी, एक लंबी कहानी है। फिर एक हाई पावर कमेटी बनी आपकी हेड चेयरमैनशिप में, अगुवाई में, तमाम चीजें हुई। आज का फैसला भी उनको प्रभावित करता है, हाई कोर्ट का जो फैसला आया आज। इन सबको देखते हुए फिर भी चूंकि ये संतान उत्तर प्रदेश की ही है, अदालतें क्या कह रही है कि इनको कहां से वंचित कर रही है अलग विषय है, लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लोक कल्याणकारी राज्य में इनके लिए कोई रास्ता, ऐसा सम्मानजनक रास्ता जो कम से कम जो अभी शिक्षा मित्र नौकरी में है वो लोग अपनी नौकरी सम्मान पूर्वक पूरी कर लें। आगे के लिए प्रक्रिया क्या हो सुप्रीम कोर्ट बता ही चुका है। जी नहीं, देखिए ऐसा नहीं कि शिक्षा मित्र के बारे में सरकार ने चिंतन नहीं किया। पहले भी उनके मानदेय को बढ़ाया है और उनके काम करने की शर्तों में तमाम प्रकार के परिवर्तन लाए हैं। सरकार निश्चित रूप में समय समय पर इस प्रकार का विचार जरूर शिक्षा मित्रों के बारे में भी करेगी, जिसमें उनका हित साधन हो सके और उनको नौकरी के प्रति जो उनकी चिंता है उसमें कुछ निश्चिंतता का भाव आ सके। सरकार इसके लिए प्रयासरत रहेगी। जी, तो हम ये उम्मीद करें कि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार जल्दी ही कोई एक राहत पैकेज, जिसको हम लोग बोलते हैं या इंडस्ट्री की के लिए बोला जाता है वेल आउट पैकेज। नहीं, मैंने ये सब कहा है कि हम लोग इस बात के लिए संकल्प है कि समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना है। शिक्षा मित्र तो हमारे अंग हैं। समय समय पर हमने इनके हित के लिए काम किया है और अब भी भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर इनके बारे में जल्दी निर्णय होगा। अभी तो इस समय प्रश्न है कि जो खाली पद है उनको कैसे भरा जाए। उसके बाद शिक्षा मित्रों का प्रकरण आएगा तो उस पर भी निश्चित रूप में सरकार, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट शिक्षा विभाग से संबंधित है और विभाग इस बारे में चिंतनशील है। मेरे पास में बेसिक शिक्षा नहीं है, मेरे पास माध्यमिक और उच्च शिक्षा है। तो बेसिक शिक्षा इसके बारे में चिंतनशील है। वो संयोग जो भी होगा विचारोपरांत इसके बारे में निर्णय जरूर लेगा। शिक्षा मित्र भी हमारा एक अंग है। जी बिल्कुल, और इनकी कठिनाइयों से सरकार अवगत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार जी। उमा देवी जी, आपने उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सुना? जो बात मैं कह रहा था वही बात वो कह रहे हैं कि शिक्षा मित्र भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही समाज के अंग हैं। जी क्या कह रही हैं आप, बताइए। सर मैं ये कह रही थी, लगे हाथ आपने क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री जी से हाई पावर कमेटी का निर्णय भी तो जान लिए होते। 2 साल हो गए सर। नहीं, मैंने पूछा ना कि शिक्षा मित्रों के लिए कोई रास्ता निकालने की प्रक्रिया क्या है और कब तक निकलेगा, ये सवाल आपने सुना नहीं। असल में आप लोग उतना ही सुनते हो जितना सुनना चाहते हो। सर सुन तो रहे, ये नेतागिरी का कीटाणु बाहर निकालो भाई, यही तो आंसर है ना। सर मैंने एक रियल क्वेश्चन आप उनसे पूछिए कि 2 साल में जिसके घर में रोटी नहीं पहुंची है सर, वो अनाथ बच्चे क्या खा रहे होंगे सर, ये क्वेश्चन मेरा आपसे भी है। ठीक है, और ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे। मुश्किल ये है ना, मुश्किल ये है कि ना उमा जी, मुश्किल ये है आपके लिए लड़े भी और आपका तंज भी आए, ये दोनों चीजें नहीं चलती।
हम आपके लिए लड़े भी और तंज भी झेले, ये तंज अपने पास रखिए, बच्चे अनाथ है ना? अरे कोई बच्चे अनाथ नहीं हुए, क्यों आप इस तरह की बात करती हैं? बच्चे अनाथ हो गए, घरों में रोटी नहीं है। नहीं, अनाथ कैसे होगा? 10,000 रुपया मानदेय मिल रहा है ना, घरों में मानदेय तो 10,000 रुपया मिल रहा है ना। अमिताभ जी, दिक्कत यह है कि बिल्कुल राजनीतिक चाशनी में पक चुकी है। खड़े हैं। क्या कह रही हूं उमा जी? सर, नवीन सर प्लीज, आप संयमित बोलिए। मैं आपके लिए कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं जो दर्द है उस दर्द का व्याख्यान कर रही हूँ कि दर्द है। शिक्षा मित्र जगत में आप जाके देखिए, भूखमरी से लोग मर रहे हैं। कोई विरोध की भाषा नहीं। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी नहीं, आप उन घरों में जाके तो देखिए। आप गलत बयानी करके अपना और अपने लाखों शिक्षा मित्रों के रास्ते को आप अवरुद्ध कर रही हैं, गलत बयानी करके। आप सही बात कहिए, सरकार आपकी सही बात सुनने को तैयार है, लेकिन इस प्रकार से राजनीतिक भाषा 1700 परिवार जो मरा है, जो रास्ते जिनकी खड़ी हुई है, उनके बच्चों लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, उनके बच्चों को क्या आपने रोटी दी? ये आपकी लड़ाई को कहीं न कहीं कमजोर करेगा। जी ठीक बात। आप राजनीतिक नहीं है, आप अपनी लड़ाई लड़िए, अपनी सच को सामने रखिए, लेकिन इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग मत करिए आप। चलिए, मैं अभय से कहना क्या गुरेज है? ठीक, मैं थोड़ी सी अभय से बात कर लूं। अभय, कौन सी सच्चाई कर रही है? ठीक है नवीन भाई, अभी रुकना होगा। अभय, आपने दिनेश जी को सुना, वो सरकार के मजबूत स्तंभ है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, और शिक्षा मित्र को लेकर जो कमेटी बनी थी उसको चेयर भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हमारी कोशिश ये होगी कि जो 69,000 रिक्त पद हैं ये तत्काल प्रभाव से भरे जाएं और बच्चों को स्कूल में ज्वाइनिंग लेटर देके भेजा जाए। अब थोड़ा सा ढांढस बंधा, थोड़ी प्रसन्नता आई। जी सर, जब से सर लॉकडाउन हुआ है या फिर पिछले 1.5 साल से हम लोगों के जीवन में अंधकार ही अंधकार था, आधारहीन हो गया था जीवन। और सर आज सुबह से जब से ये 11 बजे जब ये ऑर्डर आया तब से थोड़ा सा उत्साह हुआ। और अब उप मुख्यमंत्री जी की बात और मुख्यमंत्री जी का ट्वीट ये सब देख के लग रहा है कि जल्दी हमारे 69,000 जो योग्य शिक्षक है जो 60-65 कट ऑफ पे पास हुए हैं वो जल्द से जल्द सर अपने अपने स्कूलों में होंगे। जी ठीक है। अबे शिक्षा मित्र के, अबे 1 मिनट रुकना होगा। शिक्षा मित्र के एक संगठन के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, सिंह साहब, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भाई बताइए, त्रिभुवन सिंह जी, जी आज हाईकोर्ट का लखनऊ बेंच का निर्णय देखा, उसके बाद अब शिक्षा मित्रों का मत क्या है, मंतव्य क्या है? आदरणीय अमिताभ जी, जैसा कि आपने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को पहले भी पर रखा और पुरजोर तरीके से उनका समर्थन भी किया, लेकिन वर्तमान में आप ये देख रहे हैं कि हताशा और निराशा से जिस प्रकार शिक्षा मित्रों ने अपना पक्ष न्यायालय में रखा और हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आता है उसके बाद सरकार डबल बेंच में जाती है और डबल बेंच का जो आज ऑर्डर आया है जी, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, शिक्षा मित्र समाज के लिए, जिन लोगों ने बहुत मेहनत की थी इस उद्देश्य से कि हम लोग अध्यापक बन पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस मंसूबे पे जो है पानी फिरा है। और बहुत दुख है हम लोगों को कि जो ऑर्डर आना चाहिए था वो ऑर्डर नहीं आया। नहीं, अब अदालत पर तो देखो कोई टिप्पणी नहीं हो सकती त्रिभुवन बाबू, हम जो ऑर्डर चाहे वही आए, तो फिर अदालत किस काम की? स्वागत कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों में यह व्यक्तिगत रोष है कि सिंगल बेंच का ऑर्डर कुछ और आता है और डबल बेंच का ऑर्डर कुछ और आता है। आदरणीय अमिताभ जी, इसको समझिए। और जो पहली भर्ती हुई है वो पहली भर्ती 40-45 के कट ऑफ पे हुई है और ये वाली भर्ती जो होने वाली है, जो ऑर्डर आया है वो 60-65 का ऑर्डर आता है। तो इन दोनों की भर्तियों में जो बहुत सारे जो चरण आए हैं, उन पर भी आप देखिए कि एक चीज समझो त्रिभुवन जी, एक चीज समझो,
डबल सिंगल बेंच का फैसला डबल बेंच में अक्सर बदलता है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पलट जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में पलट जाता है। ये कोई अनहोनी घटना है क्या? आप बताओ, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो यार, बताओ। अमिताभ जी अनहोनी घटना नहीं है। हाँ। लेकिन हम लोग न्याय पाने के लिए अंतिम सीमा तक जाएंगे, अंतिम दरबार तक जाएंगे। जो आखिरी दरबार है माननीय सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और हमें विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है हम शिक्षा मित्रों के पक्ष में जो सकारात्मक जो निर्णय होगा जी, जो निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगी। अच्छा एक बात बताइए त्रिभुवन जी, चूंकि शिक्षा मित्रों के मामले से सुप्रीम कोर्ट अवेयर है, उसका ही फैसला था जो सबसे बड़ा फैसला आया था, ठीक है ना, जिसके चलते परिस्थिति अचानक बदली थी, है ना जी। तो जब आप वहां जाएंगे और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक नहीं लगाई भर्ती ज्वाइनिंग कराने पर, क्या जी, तो आपकी लड़ाई का फिर क्या अर्थ रह जाएगा? मान लीजिए 20 साल भी लड़ाई चले तो क्या पाएंगे सिवाय वकील को फीस देने के अलावा? आदरणीय अमिताभ जी, आप थोड़ा सा अभी जो अन्य अभी एक हिमाचल प्रदेश का फैसला आया है जी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का फैसला बहुत स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा फैसला दिया और वहाँ के जो पैरा टीचर थे उन सबको उनको रिलीफ मिला। हम ये नहीं कह रहे कि फैसला गलत है, लेकिन आप ये देखिए कि उसी पार्ट का पहला हिस्सा, इस भर्ती का जो पहला पार्ट था उसकी भर्ती 40-45 पे होती है और उसी 69,000 का दूसरा पार्ट जो भर्ती हो रही है, होने वाली है, उसमें जियो जारी होता है तो उसमें कोई ठीक है त्रिभुवन, एक मिनट रुकना होगा। हाँ, याचिका करता है हमारे साथ अभय सिंह। अभय, ये जो त्रिभुवन बात कह रहे हैं कि एक पार्ट इतने परसेंट पर हुआ, दूसरा पार्ट इतने पर हो रहा है, इनकी आपत्ति ये है? सर पहली चीज तो मैं खुद बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उत्तर प्रदेश सरकार को ये नोटिस दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो बेसिक शिक्षा की नीति है उसमें सरकार को सुधार करने की ज़रूरत है। ये लगातार सुप्रीम कोर्ट अपने संज्ञान में लेता रहा है और लगातार इस पे अपनी टिप्पणी देता रहा है। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले में इनको निकाला, जो सहायक अध्यापक से पुनः शिक्षा मित्र बनाया, तो ये उनका सुप्रीम कोर्ट से दूसरा मैटर था। सर तीसरी बात ये जो कहना चाह रहे हैं कि ये 68,500 की जो पहली भर्ती थी वो और 69,000 दोनों भर्ती सेम है। सर इसका बहुत प्रयास किया गया कोर्ट में इसको एक बताने का, जब एक है ही नहीं, दोनों अलग अलग भर्ती हैं, पद के अनुसार से, अभ्यर्थी के अपीयरेंस के अनुसार से, एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार से, हर तरीके से पूरी भर्ती अलग है। उसमें 68,500 जगह थी, यहाँ 69,000 जगह हैं। वो रिटेन था, यहाँ पे ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव था, वहाँ पे 1 लाख कुछ समथिंग अपीयर हुए थे बच्चे, यहाँ 4,10,000 अपीयर हुए हैं। सारे आप कह रहे हैं वो अलग है मसला, वो भर्ती इसका पार्ट 1 नहीं है, आप ये कह रहे हो वो अलग भर्ती है, ये अलग भर्ती है। त्रिभुवन सर देखिए आदरणीय अमिताभ जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 25 जुलाई 2017 को जो आदेश दिया था, उस आदेश में साफ साफ लिखा गया है कि 2 भर्तियों को कैसे पूर्ण करना है, ठीक है, और ये जो भर्तियां हैं ये वही सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के हिसाब से 2 भर्तियां होने वाली हैं, एक हो चुकी दूसरी चल रही है। आधा काट के भर्ती को पूरा किया जा रहा है। उसमें हम कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसी के हिसाब से हो रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि जैसे शिक्षा मित्र को निकाला गया और ये कह के कि शिक्षा मित्र टीटी नहीं है, तो आज की डेट में जो शिक्षा मित्र 25,000 टीटी पास है और जो लिखित परीक्षा पास करने के लायक था और पास भी किया, लेकिन 69,000 की भर्ती जब जियो जारी होता है, परीक्षा के बाद 60 और 65 का फाउंडेशन लगाया जाता है, जो कि गलत था और जिसको लेकर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला आया। आज जो है हाई कोर्ट का डबल बेंच का फैसला आया है। 69,000 सुपर टेट को पास किया, कैसे पास किया? अगर पास किया होता, हेलो जी बोलिए भाई। हाँ, आपने कहा कि टीटी पास किया,
इन्होंने कहा टीटी पास किया, 69,000 भी पास किया। अगर पास किया होता तो आप रो क्यों रहे हैं? फिर आप 90 और 97 नंबर अगर पास करके बैठे हैं तो आप तो खुश होना चाहिए। आपको तो न्याय नियुक्ति पाने मिल के जाएगी, लिए, आपको कम से न्याय कम फॉर्म पाने के भरने लिए का। अगर हम लिखा है लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, सीधी सी बात है, हम लड़ेंगे। और ये अपने आप अपना लड़िए, विवेक से कौन लड़ने आदमी की जगह कहाँ तक अगर जाता है, योग्य कौन हो। व्यक्ति कहाँ तक जाता है, जी ठीक बात, कहाँ तक जाता है। नहीं ठीक है, हम लड़ेंगे आगे, नहीं बिल्कुल हम सर, लड़ेंगे। जो भी हम संतुष्ट नहीं है तो हम लड़ेंगे जी, लड़ने की जगह अगर योग्यता पे ध्यान दिया होता। संविधान प्रदत्त अधिकार सबके लिए बराबर है और सबको उसके लिए छूट है भाई। ये भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर कोई असहमत है किसी निर्णय से अदालत के तो स्वाभाविक है वो ऊपरी अदालत में जाएगा। लड़ने की जगह जी, लड़ने की जगह अगर योग्यता पे ध्यान दिया होता तो सर कहीं और होते, आज हमारे ग्रुप में होते और हमारे साथ उत्साह मना रहे होते हैं। अरे ये पहली भर्ती कैसे हो गई? 40-45 पे पहले भर्ती कैसे हो गई बताइए ना। अरे तो 40-45 पे कैसे भर्ती हो गई? वो भी तो योग्य टीचर है, उसमें भी तो आप नहीं हो पाए। उसमें चलिए आपने आपस में संघर्ष मत करिए, आपस में कटुता पैदा मत करिए, आपस में ठीक है। मैं अभय आपसे और त्रिभुवन से ठीक है, दोनों से कहूंगा आपस में कटुता पैदा मत करिए, है ना। नहीं अमिताभ जी, इसमें हम लोगों के साथ में जो हुआ है आपके पूरे संज्ञान में है। हमारे कितने लोग इसमें अवसाद में जी रहे हैं और आए दिन घटनाएं घट रही हैं अवसाद को लेकर के। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस व्यक्ति ने 15 से 20 साल अपनी सेवा की मूल्य दिन सर जो 69,000 योग अपने दिया है बेसिक शिक्षा विभाग को, गोल्डन दिन, अभय और त्रिभुवन आपकी माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ, थोड़ा वक्त इजाजत नहीं दे रहा, माफी चाहता हूँ। संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो चला है। अमिताभ जी प्लीज संपादकीय टिप्पणी। देखिए मैं 2-3 बातें कहूंगा जी, बहुत पॉइंटेड। एक, हाई कोर्ट के निर्णय को सरकार तत्काल प्रभाव से इंप्लीमेंट कराए, ये मैं चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में खाली पड़े स्कूल भरने चाहिए ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। कोर्ट का फैसला सरकार के सिर माथे होता है, वैकल्पिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को कोई डायरेक्टिव आएगा तो बड़ी अदालत है, तब उसकी मान ले सरकार जी। अभी तो जो ऑर्डर स्टैंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग सरकार को मूव करना चाहिए और तत्परता के साथ मूव करना चाहिए, ये मैं मानता हूं। इसमें कोरोना का बहाना भी नहीं चलना चाहिए। यही बात मैंने दिनेश जी से कही है, नवीन जी से कह रहा हूं। यही बात मुख्यमंत्री जी से बात होगी तो उनसे भी कहूंगा कि भाई इसको जल्दी कराइए। एक दूसरी चीज मैं कहूंगा, नवीन जी एक नई बात कहता हूं, हमारे सामने तो संकट ये, इस आंख में दर्द हो तो भी तकलीफ मुझे और इस आंख में दर्द हो तो भी तकलीफ मुझे। कागजों पर कोई शिक्षा मित्र है, कोई बीएड है, कोई टीईटी है, कोई अनुदेशक है, कोई लिपिक है, कोई गन्ना निरीक्षक है, कोई कुछ अलग अलग हो सकता है। मूल में तो उत्तर प्रदेश की संतान, भारत माता की संतान। मैं एक बात कहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है एक राजाज्ञा इस उत्तर प्रदेश सरकार तय करे कि कोई भी सरकारी भर्ती, मेरे शब्दों को गौर से सुन लीजिएगा महाराज, कोई भी सरकारी भर्ती पहले नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया में 180 दिन से ज्यादा नहीं लेगी। पहले तो यह व्यवस्था बने। नरक हो गया, नरक हो गया, नरक हो गया। 2007 और 8 की भर्ती के लिए मैं बहस कर रहा था 2017 में, 16 में। कहीं देखा दुनिया भर में ऐसा नजारा? घर बिक गए, खेत बिक गए, बैल बिक गए, खड़ुआ और बिचिया बिक गए लोगों के घरों के। मोतियाबिंद वाली आंख वाली मां का ऑपरेशन नहीं हो करवा पाया बच्चा, बहन की शादी नहीं हो पाई, कितने लोग अवसाद में चले गए, कितनी आत्महत्याएं हो गई। अरे खेत बिक गए, बैंक ड्राफ्ट देते देते बैंक ड्राफ्ट। ये क्या तमाशा है भाई? एक तो मैं ये बात कहूंगा शासन से जी, सख्ती के साथ लागू करा दीजिए। दूसरी बात शासन से ये कहूंगा, ठीक है कई अनुरोध मैंने किए और वो उदारता पूर्वक सरकार द्वारा ग्राह्य किए गए। मैं बड़ा
आभारी रहता हूं इस तरह इस व्यवहार का के प्रति। दूसरी बात मैं यहां कहूंगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो बेरोजगार है उससे पैसा न ले, इम्तिहान के लिए आने जाने के लिए बस और ट्रेन का किराया छोड़ दें? दूसरा सुझाव। तीसरा सुझाव, जो आप इम्तिहान के सेंटर डालते हो, ऐसा क्यों नहीं करते कि 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं डाले? 800 किलोमीटर दूर तक आदमी जाता है। आपको पता है जो बच्ची है उसके साथ 2 लोगों को जाना पड़ेगा। कोई मां है, उसका बच्चा है छोटा, कैसे जाएगी? क्यों करते हैं ऐसे तमाशा बाबू लोग? इसलिए मैं कहता हूं बाबू लोगों पर लगाम कसनी चाहिए। एक तो वैसे ही आदमी संकट में, नौकरी नहीं, खेत बिक रहा, ऊपर से गाजीपुर के आदमी का सेंटर डालते हो गाजियाबाद, और गाजियाबाद वाले का बलिया। क्यों? ये कौन लोग हैं जो ऐसा फैसला लेते हैं? इनके दिमाग की स्क्रीनिंग कराओ पहले, जो बाबू लोग ऐसा काम करते हैं। इनके मस्तिष्क में कोई विकृति है क्या? या असंवेदनशील लोग हैं ये अधिकारी? और आक्षेप आता है सरकार पर, राजनीतिक नेतृत्व पर। एक बार मैंने मसला उठाया था कि कौन लोग अधिकारी हैं जो ऐसा करते हैं? 700 किलोमीटर दूर बच्चा जाएगा इम्तिहान देने, नौकरी के लिए। और एक बात और कहता हूं जी, उसके बाद बात समाप्त कर दूंगा। नवीन जी, पिछले 10 वर्षों में सरकारी भर्तियों के नाम पर जितना बैंक ड्राफ्ट और ट्रेजरी में पैसा बेरोजगारों ने जमा कराया, उस पर एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। पता होना चाहिए हमको कितना पैसा जमा हुआ, उसका क्या हुआ, कितना भर्ती कराने में खर्च हुआ। क्योंकि भर्तियां तो हुई नहीं ढंग से, कोई इधर फंसी, कोई उधर लटकी, कोई उधर अटकी, कोई इधर भटकी जी। उस पर एक मैं फिर दोहराता हूं, पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बच्चों बच्चियों ने जितना पैसा इम्तिहान नौकरी के, सरकारी नौकरी के लिए बैंक ड्राफ्ट या बैंक में या ट्रेजरी में जमा कराया फीस के रूप में, उस पैसे पर शासन को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए तत्काल प्रभाव से। शिक्षा विभाग के अधिकारी अभी खाली भी होंगे जी, वो तो क्वारंटाइन सेंटर के बाहर ड्यूटी दे नहीं रहे। सचिव और अनुसचिव और अवर सचिव शिक्षा विभाग के, उनकी ड्यूटी लगाइए, श्वेत पत्र जारी करें। ऐसे सब विभागों में देखिए, बिजली में भी देखिए, पुलिस में भी, सब में देखिए। हजारों हजार करोड़ की राशि आएगी, हजारों हजार करोड़ की राशि हम गरीब से ये ले रहे हैं, इन बच्चों से ले रहे हैं जिनके घर के बर्तन बिक गए लड़ाई लड़ते लड़ते। नहीं, इस पर श्वेत पत्र आए, एक नीति बने, ऐसी नीति बने जो ये कहे उत्तर प्रदेश में कि हम अपने बेरोजगारों से इम्तिहान का पैसा, भर्ती का पैसा नहीं लेंगे। वहां तक बात समझ में आती, नौकरी लग जाए, आप इनसे कहिए कि 15 दिन का पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें, अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री राहत कोष में दान लीजिए, अच्छा लगेगा। एक आदमी 10-10 फार्म भर रहा है, 1000 रुपया जमा कर रहा, 10,000 गया, 10 जगह इम्तिहान देने गया, 5-5 हजार रुपया एक बार इम्तिहान देने में लगा, 50 वहां गया, 50,000 कहां से आएगा पैसा? गांव कस्बे के परिवारों के पास इतना पैसा नहीं। इसलिए मैं कहूंगा, निवेदन करूंगा, इस दृष्टि से सोचिए, इस दिशा में सोचिए। आप सबका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, उमा देवी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवीन श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, त्रिभुवन जुड़े थे हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और तकरीबन 1.5 साल तक जो मुद्दा अटका हुआ था, लटका हुआ था, उस पर फैसला आया ज़रूर है, लेकिन इधर शिक्षा मित्रों की चेतावनी कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक ज़रूर देंगे। आगे देखेंगे इस मामले पर क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।